नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने प्राचीन भारत के इतिहास में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब कहे तो हमने प्राचीन भारत का सिलेबस देख लिया। आज हम मध्यकालीन इतिहास में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या कैसे, तो इसका सिलेबस क्या है वो हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत आज से लगभग 20 लाख BC पाषाण काल से शुरू होता है BC से और लगभग 1200 तक चलता है। आपके 1151 में जो आपके तरेट का युद्ध हुआ था मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, इसमें से आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय प्रथम युद्ध तो जीत जाते हैं, पर जो द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद घोरी के साथ उसमें वो हार जाते हैं। और उसके बाद में भारत पर अपने मोहम्मद घोरी का अधिकार हो जाता है और मोहम्मद घोरी का कोई पुत्र नहीं होने की वजह से तो मोहम्मद घोरी ने अपने सारा शासन अपने गुलामों में बांट दिया था। और जो भारत का शासन हाथ में आया, इसको प्रशासक के रूप में अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया। ऐबक को, ठीक है। फिर जब 1206 में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो गई तो यह दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली का शासक बन जाता है। तो गुलाम वंश मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके जो हम आगे शासक के बारे में पढ़ते हैं वो मध्यकालीन इतिहास होता है। मतलब 1206 के बाद में लगभग 1200 मान लो, 1200 के बाद में जो भारत में हम इतिहास पढ़ते हैं वो मध्यकालीन इतिहास मानते हैं, इतिहास का, ठीक है। और लगभग 1200 से लेकर लगभग 1707 तक हम मध्यकालीन इतिहास का टाइम होता है और उसमें जो महत्वपूर्ण शासक या वंश हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज से 20 लाख BC पाषाण काल टॉपिक से हम प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं। लगभग 1200 तक हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं और यहीं से आपके प्राचीन भारत खत्म होता है और 1200 से लेकर लगभग 1707 तक हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास का क्या सिलेबस है वो देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास, तो सबसे पहले कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो आप यही देखते हैं कि इस टॉपिक की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है या कहे तो इसके स्रोत क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्रोत कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं किस आधार पर पढ़े, तो सबसे पहला टॉपिक ये आते हैं इतिहास या जानकारी के स्रोत। इसमें आपके कुछ इतिहासकारों द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी हुई है या कुछ अभिलेख है, कुछ शिलालेख है या किसी शासक की जीवनी लिखी गई है। इसके माध्यम से उन शासकों या किसी वंश के बारे में क्या जानकारी मिलती है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहला मध्यकालीन इतिहास में पहला टॉपिक आता है इतिहास के स्रोत। तो आपको सबसे पहला इतिहास के स्रोत, जो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उसकी जानकारी हमें किस माध्यम से मिलती है या किस स्रोत से मिलती है। तो मध्यकालीन इतिहास का सबसे पहला स्रोत अपने है इतिहास के, जिसमें आपके कुछ पुस्तकें लिखी गई इतिहास की, जैसे कि चंचनामा, आपके तारीख फिरोजशाही, ऐसे बहुत सी पुस्तकें लिखी गई। इन पुस्तकों के माध्यम से या कुछ अभिलेख, कुछ शिलालेख के माध्यम से या कुछ शासकों की जीवनी है उसके माध्यम से इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है इसके हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या इतिहास के स्रोत है। फिर 1206 में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है आपके दिल्ली सल्तनत, फिर आता है आपके मुगल काल। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, तो हम मुख्यतः मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें आपके दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल काल आता है। तो दिल्ली सल्तनत आपके लगभग 1206 से लेके शुरू होती है और आपके 1526 तक चलती है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी मोहम्मद घोरी की मृत्यु होने के बाद। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ते हैं हम? गुलाम वंश। तो मुख्यतः हम गुलाम वंश में क्या पढ़ते हैं? जो महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण शासक कौन से हुए उनके बारे में पढ़ते हैं हम। और शासकों में भी हम बात करें तो क्या पढ़ते हैं, तो
सामान्य परिचय, मैंने आपको प्राचीन भारत का जब इतिहास समझाया था तभी मैंने आपको बताया था। सामान्य परिचय पढ़ते हैं। संघर्ष, जैसे कि अब मैं बताऊं तो गुलाम वंश की स्थापना आपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सामान्य परिचय, जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे, कहाँ किस समय इसका जन्म हुआ था, संघर्ष, इसका संघर्ष कैसे किया, कैसे इसने गुलाम वंश की स्थापना की, जो उसके जीवन जन्म से लेके जीवन तक, मतलब कि किस तरह से गुलाम वंश की स्थापना की, वो संघर्ष देखते हैं। फिर वो आगे जाके प्रशासन किस प्रकार का था, कौन प्रशासन किस प्रकार का संचालन करता था, कौन से विभाग बनाए, उन विभागों में कौन से व्यक्ति आसीन थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर कुछ युद्ध हुए तो उन युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, या आप किसी निर्माण कार्य करवाए तो निर्माण कार्य के बारे में पढ़ते हैं। धर्म पे कैसा था कि वो सभी शासकों या जो सभी व्यक्ति थे भारत की जनता में, उसमें धर्म में भेदभाव करता था या नहीं करता था, या अपने धर्म को ही सर्वोच्च मानता था, वो कहता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर जनता व प्रजा के मध्य, जनता व राजा के मध्य कौन से संबंध थे वो पढ़ते हैं। इस समय उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी वो पढ़ते हैं। स्थापत्य कला या का निर्माण या किसी स्थापत्य कला क्या थी, कला संस्कृति क्या थी, ये पढ़ते हैं। मुख्यतः हम किसी शासक के बारे में लगभग 7-8 पॉइंट पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश था पहला, और गुलाम वंश का अगर कोई शासक आता है तो मुख्यतः उस शासक में यही पढ़ते हैं। फिर गुलाम वंश, फिर आपके गुलाम वंश के बाद में आए खिलजी वंश, तो गुलाम वंश के बाद में हम खिलजी वंश पढ़ते हैं। खिलजी वंश के बाद में आपके तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हम आपके 5 वंश पढ़ते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था आपके इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर, जो मुगल काल का संस्थापक है, बाबर के मध्य आपके युद्ध होता है। तो आपके बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है और यह युद्ध बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारा जाता है और भारत पे बाबर का अधिकार हो गया और मुगल काल की स्थापना बाबर ने की। तो इब्राहिम लोधी की युद्ध भूमि में मृत्यु हो जाती है। तो बाबर ने मुगल काल की स्थापना की। तो बाबर हुमायूं 1540 में कालिंजर के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पे शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया, सूरी वंश की स्थापना की। तो हम इसमें एक शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके कालिंजर के युद्ध में दिल्ली पे अधिकार कर दिया। फिर वापस हुमायूं ने दिल्ली पे अधिकार किया। फिर हुमायूं के बाद अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के बाद में आपके आता है जागीर बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। जागीर, फिर आपके शाहजहां और शाहजहां के बाद में आता आपके औरंगजेब। फिर बाद में औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध होता है और यहीं से भारत में औरंगजेब के पुत्रों, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्रों में होता है उत्तराधिकारी युद्ध और यहीं से भारत में मानते हैं कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। जो आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई इसको लेके काफी मत है, अलग अलग इतिहासकार इसका टाइम अलग अलग मानते हैं। वो कैसे मानते हैं, जब हम आधुनिक इतिहास का सिलेबस देखें ना तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो मुख्यतः मध्यकालीन इतिहास में हम ये पढ़ते हैं। फिर अगर हम कुछ टॉपिक और ले तो जिसमें से आप कुछ आपके जो एक बहमनी साम्राज्य पढ़ना पड़ता है, भक्ति व जो सूफी आंदोलन हुए वो पढ़ने पड़ते हैं। फिर विविध तथ्य,
विविध तथ्य में वे प्रश्न आते हैं जो हम इसमें नहीं पढ़ा है वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे कि कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न आए हुए उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। लगभग सभी जो वंश है उनमें से कुछ प्रश्न आए हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में उसका हम विविध में सॉल्यूशन देखते हैं। तो मुख्यतः मध्यकालीन इतिहास में हमें ये पढ़ना पड़ता है। तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कैसे मैंने आपको बता दिया। फिर दिल्ली मध्यकालीन इतिहास को सबसे पहला टॉपिक आता है अपने इतिहास के स्रोत कि हमें किस माध्यम से इतिहास की जानकारी मिलती है, किस पुस्तकों के माध्यम से या किसी शासक की जीवनी के माध्यम से या अभिलेख या शिलालेख के माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक आता है इतिहास के स्रोत। फिर मध्यकालीन इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत की अगर टाइम देखें तो 1286 1526 और आपके मुगल काल की देखें तो 1526 से लेकर लगभग 1707 तक होता था, जिसमें आपके सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर दिल्ली पे अधिकार कर लेता है और मुगल काल की स्थापना करता है। तो बाबर मुगल काल की स्थापना करता है तो 1526 से लेकर 1707 तक अपने मुगल काल चलता है। मुगल काल में सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं 1540 में हुमायूं को कालजल के युद्ध में हराकर अपने शेरशाह सूरी दिल्ली पे अधिकार कर लेता है और सूरी वंश की स्थापना कर देता है। फिर वापस शेरशाह सूरी को पराजित करके शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं वापस दिल्ली पे अधिकार कर लेता है। फिर हुमायूं का बेटा आगे दिल्ली पे शासन करता है। फिर अकबर, फिर आपके जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आता है। फिर आगे औरंगजेब के पुत्रों के मध्य होता है उत्तराधिकारी युद्ध। तो लगभग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होता है। फिर आगे जो पुत्रों ने जब शासन किया जिसे हम उत्तरकालीन मुगल शासक कहते हैं, जिसमें हम 11 शासक पढ़ते हैं आगे जो हम वो आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत को लेकर काफी समय को लेकर अलग अलग इतिहास का अलग अलग टाइम मानते हैं, जो हम आधुनिक भारत में आपको डिटेल से मैं समझा दूंगा। तो मुख्यतः हम ये मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। फिर आपके कुछ ब्राह्मणी साम्राज्य, भक्ति व सुप्य आंदोलन हुए और विविध तथ्य। और मराठों में हम मुख्यतः बात करें तो आपके शिवाजी का इतिहास तो हम मध्यकालीन में पढ़ लेते हैं। फिर आधुनिक में जो पेशवा हुए तो पेशवाओं का इतिहास हम आधुनिक में पढ़ लेते हैं। तो मोटे तौर पे कहे तो मध्यकालीन इतिहास में आपको लगभग ये टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। और मध्यकालीन से कैसे आधुनिक की शुरुआत हुई 1707 में वो अपने अगले आधुनिक इतिहास के सिलेबस में देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।